नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर एस जंक्शन पर। तो आज दिनांक 10 जुलाई 2024 को राजस्थान सरकार के द्वारा माननीय जो हमारी वित्त मंत्री हैं दिया कुमारी जी के द्वारा विधानसभा में हमारा बजट पेश किया गया है। राजस्थान बजट, संशोधित बजट जिसे हम कहेंगे, क्योंकि फरवरी 2024 में चूंकि उस समय चुनाव थे, तो चुनावों के साल को देखते हुए वोट ऑन अकाउंट पारित किया गया था। और अब जो है पूर्ण बजट जो है इस साल का प्रस्तुत किया गया है। 125 पेज की एक पीडीएफ इसकी आपको सभी को मिली होगी, लेकिन वो 125 पेज की पीडीएफ हमारे काम की नहीं है, क्योंकि उसमें से हमें जिस प्रकार से हम दही को बिलो करके उसमें से घी और छाछ को अलग अलग कर लेते हैं, उसी तरह से जो हमारे परीक्षा उपयोगी जो बिंदु हैं उनको अलग करने की आवश्यकता थी। और इसीलिए दिन में जब 2 बजे ये बजट आया तो उसी समय से बैठ करके मैंने इसे तैयार किया है, और अब आज ही की आज मैं आपको ये अवेलेबल करा रहा हूँ। ठीक है, तो काफी कुछ आपको बेनिफिट होगा, और 10 पेज में, केवल और केवल 10 पेज में आपको ये पूरा का पूरा बजट मिल जाएगा। और इसको अगर आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि अगले आने वाले पूरे साल सरकार की जो कुछ योजनाएं होने वाली है वो इसी के इर्द गिर्द होने वाली है। ठीक है, तो चलिए बजट पर हम बात कर लेते हैं। ये बजट पूर्ण बजट है और 10 जुलाई 2024 को आया है। देखिए इस बजट में दोस्तों, अमृत कालखंड जिसको केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि 2047 को जब हमारी आजादी को 100 वर्ष पूरे हो चुके होंगे, तब एक विकसित भारत का सपना हम देख रहे हैं। उसी तरह से उसी तर्ज पर, चूंकि केंद्र और राज्य में एक ही सरकार है, तो उसी तर्ज पर क्या किया जाएगा, 5 वर्षों की एक कार्य योजना बनाई जाएगी। ठीक है, और इसमें सर्वजन हिताय पर आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया है। अमृत कालखंड विकसित राजस्थान 2047, इस पर जो है बात की जा रही है। अब देखिए, इसमें कुल मिलाकर के 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कही गई है कि इन 10 बिंदुओं के इर्द गिर्द हम काम करेंगे। ये 10 बिंदु वही बिंदु हैं जो किसी भी देश की, किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में मूलभूत है। जैसे कि पहला, हमने एक टारगेट रखा है, जो हमारी जीडीपी है उसको हम किस लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं, उसके आधार पर। तो 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है हम बनाना चाहते हैं अपने प्रदेश को। ठीक है, हम हमारे राजस्थान को जो है 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का पहला लक्ष्य इसके अंतर्गत रख करके काम करेंगे। दूसरा जो हमारा लक्ष्य होगा वो होगा अवसंरचनात्मक विकास या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी चीजें आती है, इसमें न केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मिलित है बल्कि उसके साथ साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी क्या क्या आता है, रेल, ऊर्जा, सड़क विकास, ठीक है, ये सारी चीजें आती है, पानी, बिजली, इस तरह की सारी चीजें। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे जो भी शिक्षा, रोजगार और इनसे संबंधित बातें की जाती है। तो पहला बुनियादी सुविधाएं, पानी, बिजली, सड़क के विकास की बात इसमें सेकंड पॉइंट में की गई है। तीसरा बिंदु है क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिविक एमिनिटीज। ठीक है, तो अब जो हमारा डेवलपमेंट हो वो सुनियोजित हो, ठीक है, और उसके साथ साथ शहरों का, ग्रामीण और क्षेत्रीय, तीनों ही प्रकार से विकास हम कर पाए। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे उन तत्वों की जो हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हमारा इंडस्ट्रीज हो, है ना। तो पहला एग्रीकल्चर की बात की गई है। तो पहली हमारी जो सेवा है वो क्या है, कृषि, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और कृषकों का कल्याण। तो इसमें सम्मान सहित किसान परिवार को मजबूत किया जा सके, आर्थिक रूप से उनके पास में बेहतर संसाधन उपलब्ध हो और उनके जीवन स्तर में सुधार हो, ये सारा काम किया जाएगा। फिर दूसरा सेक्टर आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। देखो याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं, आप कैसे इसको याद कर सकते हैं, मतलब रटने की जरूरत ही नहीं है। पहला एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया जिसमें फार्मर वेलफेयर सम्मिलित है। दूसरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज के लिए इन्वेस्टमेंट, तो बड़े उद्योगों के साथ साथ एमएसएमई को भी प्रोत्साहन इसमें दिया जा सके। और तीसरा सर्विस सेक्टर, जिसमें हमारे यहाँ पर ज्यादातर क्या है, टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि टूरिज्म हमारे लगभग 5 से 6% के बीच में जीडीपी का धारण करता है। ठीक है, यहां से आता है। तो विरासत और विकास दोनों की सोच के साथ में धरोहर का संरक्षण। फिर उसके बाद में आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, और ग्रीन ग्रोथ, क्योंकि ये नहीं हुआ तो आने वाले समय में बहुत दिक्कतें आने वाली है हमारे जीवन में। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है। फिर उसके बाद में मानव संसाधनों का विकास और उसके साथ साथ स्वास्थ्य है। तो मानव संसाधन विकास में बहुत सी ऐसी चीजें आती है जो हमारा जितना भी मानव संसाधन है, ह्यूमन एज ए रिसोर्स जब हम बात करते हैं,
तो उसको हम क्या क्या दे सकते हैं, ओवरऑल उसको स्किल से लेकर के और अच्छी बेहतर क्वालिटी लाइफ से लेकर के और बेहतर ट्रेनिंग, सारी चीजें उसमें सम्मिलित होती है। ठीक है, और हेल्थ भी इसी में हमने ले लिया। फिर आता है सोशल सिक्योरिटी, ये अपने आप में एक चैप्टर के रूप में हमारे यहाँ पर होता है इकोनॉमिक रिव्यू में। इकोनॉमिक रिव्यू भी आ चुका है और मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर भी कर दिया। अच्छा, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप आर एस जंक्शन का टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप देख सकते हैं और वहां से इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और लास्ट में आता है गुड गवर्नेंस अर्थात सुशासन। तो सुशासन की हम बार बार बात करते हैं, ठीक है। तो सुशासन परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के साथ में परफॉर्मेंस करें, रिफॉर्म करें और ट्रांसफॉर्म करें, ये तीनों चीजों पर बात ये करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आधारभूत अवसंरचना में हम क्या करने वाले हैं। तो आधारभूत अवसंरचना में वैसे तो देखो बहुत सी योजनाएं और सारा सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो पूछे जाने योग्य है आरएएस परीक्षा में क्या आपको आता है, ये जानने से ज्यादा जरूरी है कि क्या चीजें हमें छोड़नी है। ठीक है, मतलब पढ़ना क्या है उससे ज्यादा जानना ये जरूरी है कि छोड़ना, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर आप सभी चीजों के पीछे पढ़ेंगे तो आप अंतिम समय में पछताएंगे, क्योंकि आप अपने सिलेबस को सही तरीके से रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, गागर में सागर भरने वाली कहावत को चरितार्थ करना है। वो करेंगे तभी जाकर के आरएएस में आप अच्छे अंकों से फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, तो पहला जल जीवन मिशन, आप सभी जानते हैं जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र सरकार ने 11 करोड़ से भी अधिक परिवारों को नल से जोड़ने का काम करने का शुरुआत किया था। और इसी के अंतर्गत इस साल 15,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ लगभग 25 लाख ग्रामीण घरों को हम नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य इसमें रख रहे हैं। दूसरा, अमृत 2.0 योजना। अमृत योजना जो है अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से है, जो शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत न केवल पेयजल की व्यवस्था की बात करती है, बल्कि इसके साथ साथ वहां पर स्वच्छता और जो सीवरेज जो है उसकी व्यवस्था करने की बात वो करती है। तो इसके अंतर्गत जो शहरी कस्बे हैं उनमें पेयजल की व्यवस्था में सुधार के साथ साथ लगभग 5,000 करोड़ के कार्य अगले 2 वर्षों में कराए जाएंगे, अमृत 2.0 योजना जो चल रही है वर्तमान में उसके अंतर्गत। फिर उसके बाद में हमारे जितने भी जो सिटीज हैं और जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहां पर हाइब्रिड एनोनिटी मॉडल जो है उस पर हमारे यहाँ पर जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है सेंट्रलाइज्ड, उनकी भी स्थापना की जाएगी। तो जितना भी हमारा गंदा पानी निकल रहा है उसको ट्रीट करके रीयूज करने की बात भी इसमें कही गई है। इसके बाद आता है अपना ऊर्जा क्षेत्र। ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो ऊर्जा क्षेत्र में कहा गया है कि आगामी 10 वर्षों के अंतर्गत 6% वार्षिक वृद्धि दर के साथ में हम काम करने वाले हैं और इसी के लिए हमने कार्य योजना भी बनाई है। अब इसमें हम क्या क्या करेंगे, तो इसमें हमने कुछ लक्ष्य निर्धारित कर दिए भाई 2031-32 तक जो है हम क्या करेंगे, परंपरागत स्रोतों से लगभग 20,500 मेगावाट, ठीक है, और अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 33,600 मेगावाट। अभी कितना हमारा लगभग 23,000 मेगावाट, 23,000 और कुछ 100 कुछ मेगावाट, इतने मेगावाट के करीब हमारे विद्युत का उत्पादन की क्षमता हमारी है पिछले इकोनॉमिक रिव्यू के हिसाब से। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, लगभग 20,500 और 33,600, मतलब कुल मिलाकर के ये हो गया 54,100। ठीक है, 54,100 या 54 गीगावाट के करीब हमारी कुल खुद की उत्पादन क्षमता हो, इसके हम प्रयास करेंगे। इसमें से भी सोलर की लगभग 22 गीगावाट, पवन ऊर्जा में 8 गीगावाट और हाइड्रो में 3300 मेगावाट के करीब हम रखने वाले हैं। ये लक्ष्यों की प्राप्ति का हम काम करेंगे। जो REVUNL है वो केंद्रीय उपक्रमों जैसे कि एनटीपीसी, कोल इंडिया और एनएलसी के साथ में काम कर रहा है, ताकि हम और अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सके। और इसके लिए 3325 मेगावाट के कोयला और लिग्नाइट आधारित परियोजनाएं हम शुरू करेंगे परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत। तो परंपरागत स्रोत हम कैसे बढ़ाएंगे, इसी तरीके से हम बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से, मतलब कि जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो इसके लिए आप सभी जानते हैं कि जनवरी 2024 में जब वाराणसी में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो वहां से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई थी। और इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम, मतलब पूरा का पूरा गांव सौर पैनल पर आधारित हो, उसकी व्यवस्था करने की बात कही गई। और प्रत्येक गांव में कम से कम 2 मेगावाट क्षमता के डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर प्लांट, मतलब डिसेंट्रलाइज का मतलब हो गया कि सोलर पावर प्लांट अलग अलग घरों की छतों पर होंगे और वो जब कनेक्टिव हो जाएंगे एक साथ, तो उनका सबका मिलाकर के पावर 2 मेगावाट के करीब हो।
मतलब किसी एक लैंड पर ना इकट्ठा करके अलग अलग घरों की छतों पर सौर पैनल लगा करके और इसे तैयार किया जाएगा। इसमें 40% अनुदान दिया जाना प्रस्तावित किया गया राज्य सरकार के द्वारा। राजकीय कार्यालय जितने भी हमारे हैं उनको भी सौर ऊर्जा से जोड़ते हुए बिजली की बचत के लिए हाइब्रिड एन्युनिटी मॉडल पर राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो मिलकर के काम करेगा, और उनमें भी क्या करेगा, वहां पर भी सौर ऊर्जा वो अपनी जो खपत करते हैं ताकि वो नेट जीरो जो है स्थिति में आ पाए। नेक्स्ट हमारा आता है ऊर्जा क्षेत्र में एनर्जी लीकेज प्रिवेंशन रिफॉर्म्स। मतलब आप जानते हैं कि बड़ी मात्रा में बिजली की छीजत हमारे यहाँ पर होती है, बिजली चोरी की समस्याएं देखी जाती है हमारे ग्रिड और जो फीडर हैं उनकी मजबूती ना होने की वजह से। तो इसीलिए क्या किया जाएगा, चरणबद्ध रूप से स्मार्ट मीटर से जोड़ने की बात कही गई है और विद्युत छीजत को रोकने की भी बात इसमें कही गई है। रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंदर तो जो भी छीजत है तो लाइंस को चेंज किया जा रहा है, उनको इलेक्ट्रॉनिकली या फिर जिनको बोलते हैं ग्रिड से कनेक्ट करके या फिर स्मार्ट जो सॉल्यूशन है वो वहां पर अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। फिर आता है सड़क क्षेत्र में। देखो सड़कों में बहुत सी चीजें थी लेकिन मैं उन सबको मेंशन नहीं करूंगा, बस दो मोटी मोटी बातें याद रखनी है। 5 वर्षों में 53,000 किलोमीटर लंबाई का नेटवर्क बनाया जाएगा। वर्तमान में हमारे यहाँ पर लगभग 2,50,000 के करीब 2,50,000 किलोमीटर का हमारा रोड का नेटवर्क है, ठीक है। और पहले 2,25 था, इस पिछला जो इकोनॉमिक रिव्यू है उसमें 2,50 के करीब है, लगभग ही रहना चाहिए, आपको हर एक डेटा याद हो भी नहीं सकता। अब उसमें 53,000 किलोमीटर और जोड़ने की बात हमने कही है। इसके अलावा नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे यहाँ पर बनाई जाएंगे। तो राजस्थान में जो वर्तमान में स्टेट हाईवेज है उनको ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे में डेवलप किया जाएगा। फिर आता है रीजनल डेवलपमेंट एंड सिविक एम्यूनिटीज। हमने देखा था ना, सिविक एम्यूनिटीज नाम से एक टॉपिक था हमारे टॉप 10 जो बिंदुओं में सेकंड नंबर पे। तो पेरी अर्बन क्षेत्र जो अभी तक अर्बन हुए नहीं है लेकिन होने की कगार में है, ऐसे क्षेत्रों में सुनियोजित विकास के लिए राजस्थान रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग बिल लाया जाएगा। तो जो भी क्षेत्र अब धीरे धीरे शहरीकरण की ओर लगातार बढ़ रहे हैं उनका डेवलपमेंट सुनियोजित तरीके से हो उसके प्रयास इसमें होंगे। इसके अलावा आप जानते हैं कि हर एक जिला अलग अलग क्षेत्र में है, वहां की भौगोलिक समस्याएं अलग है, आर्थिक समस्याएं अलग है, तो उनको देखते हुए उनका सुनियोजित विकास हो, वहां की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो, इसके लिए 500 करोड़ रुपए का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना शुरू की जाएगी, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत जन सहभागिता मतलब पब्लिक की सहायता से कुछ कार्य प्राथमिकता से कराए जाएंगे और इसके लिए विशेषज्ञों की मिशन टीमें भी गठित की जाएगी। तो ये आपके क्षेत्रीय विकास और नागरिक सुविधा में किया जाएगा। एक और काम जो होगा वो होगा टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ प्रयोग। तो जो कचरा संग्रहण जिस पर हम स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत काम कर रहे हैं उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, अब आईटी तकनीक जैसे कि व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम और आरएफआईडी अर्थात रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो कि आपके आरएस के साइंस पेपर का एक पार्ट भी है, तो वो उनका प्रयोग भी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, रेडियो तकनीक का प्रयोग किया जाता है ताकि डेटा को कैप्चर किया जा सके। इसी तरह से पूर्वी राजस्थान चूंकि मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है तो उस क्षेत्र में भी क्षेत्रीय विकास के लिए ब्रज क्षेत्र विकास योजना लाई जाएगी और वहां का क्षेत्रीय विकास करने का प्रयास किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका औद्योगिक विकास। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंतर्गत जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको और सस्टेनेबिलिटी पर आधारित इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 लाई जाएगी। तो नई औद्योगिक नीति आपकी आने वाली है। तो अगले एग्जाम में हो सकता है आपको बहुत बड़ी मात्रा में ज्यादा चीजें पढ़नी पड़ेगी क्योंकि नई नई नीतियां आपकी आएंगी, तो डेफिनेटली मेंस परीक्षा में क्वेश्चन भी वहां से आएंगे, ठीक है। कपड़ा उद्योग के लिए गारमेंट एंड अपैरल पॉलिसी आने वाली है। लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के लिए वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई जाएगी, ठीक है। तो ये तीन काम तो यहाँ पर सीधे सीधे होने वाला है। तो एक तो गारमेंट्स के लिए, एक इंडस्ट्रीज के लिए और एक वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स के लिए। फिर उसके बाद में जो इन्वेस्टर समिट अभी हमारी होती है, ठीक है, जैसे पिछली बार भी हुई थी नवंबर 2023 में, तो उसी तरह की जिसमें रिप्स हमारी आई, ठीक है। तो उसी तरह से इन्वेस्ट समिट जो है उसमें नॉन रेजिडेंट राजस्थानी कॉन्क्लेव भी शुरू किया जाएगा ताकि प्रवासी जो है उनके लिए कॉन्क्लेव के माध्यम से उनको जोड़ा जा सके और निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। जो रिफाइनरी हमारे यहाँ पर लग रही है पचपदरा में, आप सभी जानते हैं, ठीक है। हमारी एक रिफाइनरी एनटीपीसी और राजस्थान सरकार के बीच में संयुक्त उपक्रम जो है उसके माध्यम से लगाई जा रही है, ठीक है। और उसी के अंतर्गत क्या है, सॉरी एचपीसीएल, और उसी के अंतर्गत बालोतरा बाड़मेर में राजस्थानी पेट्रो जोन जो है उसकी स्थापना
की जाएगी। तो उस पेट्रो जोन में जो रिफाइनरी के बाई प्रोडक्ट्स होंगे उनको डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा, उनका उत्पादन होगा और वहां से लोगों को रोजगार भी मिल पाएंगे। प्रदेश में एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाया जाएगा। तो आपने देखा होगा जैसे कि उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया, तमिलनाडु में स्थापित किया गया, वैसे ही एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब हमारे यहाँ पर भी हम स्थापित करने वाले हैं। राज्य के प्रत्येक जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी भी लाई जाएगी। वैसे भी ऑलरेडी हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो है वो पहले ही तय किए जा चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर पॉलिसी के माध्यम से इसका काम किया जाएगा। निर्यात बढ़ावा देने के लिए बहुत से प्रदर्शन और सेमिनार आयोजित करने की आवश्यकता पड़ती है, और उसी लिए जयपुर में पीएम यूनिटी मॉल की स्थापना भी की जाएगी, ताकि वहां पर हमारे यहाँ के उत्पादों को प्रदर्शित किया जा सके। इसी तरह से एमएसएमई की भी नई पॉलिसी आने वाली है। तो नई एमएसएमई पॉलिसी के माध्यम से न केवल रोजगार और निर्यात बढ़ेगा, बल्कि बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ पर नए एमएसएमई को प्रोत्साहन मिलेगा, नए स्टार्टअप्स बन पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पर्यटन कला एवं संस्कृति। पर्यटन कला एवं संस्कृति की बात करें, इसके अंतर्गत राज्य की जो जीएसडीपी है उसमें 5.6% और 20 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। तो अपने आप में पर्यटन का एक बहुत बड़ा महत्व है, और इसीलिए पर्यटन का डेवलपमेंट करने के लिए राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। और पर्यटन के जितने भी आयाम है, चाहे वो इको टूरिज्म हो, चाहे वो विलेज टूरिज्म हो, ठीक है, चाहे वो आपका हेरिटेज टूरिज्म हो, रूरल टूरिज्म हो, सभी चीजों पर ये ध्यान देगा। प्रदेश की ब्रांडिंग और पर्यटकों की सुविधा से जुड़े कामों को ये करेगा। इस तरह से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास होगा। राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी बनेगी, और ये अथॉरिटी लगातार हेरिटेज के संरक्षण के लिए जो भी आवश्यक कदम है उनको उठाने का काम करेगी। यूनेस्को हेरिटेज साइट के रूप में जयपुर की घोषणा हुई है, हम सभी जानते हैं, और इसी के लिए क्या किया जाएगा, 100 करोड़ रुपए के साथ जयपुर वर्ल्ड सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान लाया जाएगा। अभी कितना धरातल पर उतरता है ये समय बताएगा, लेकिन ऐसा प्रयास यहाँ पर होने वाला है। एक और टूरिज्म होता है माइस टूरिज्म, ठीक है। तो इसके अंतर्गत मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशंस होती है। इनके लिए सुविधा विकसित करने के लिए एक राजस्थान मंडपम भी बनाया जाएगा, ठीक है। तो जैसे एक जयपुर एग्जीबिशन सेंटर अभी हमारे पास में है, जेईसी सीतापुरा में, जयपुर में। उसी तरह एक और जैसे भारत मंडपम दिल्ली में बनाया गया है, वैसे ही बनाया जाएगा हमारे ये राजस्थान मंडपम, सेम टू सेम तर्ज पर। अब आपको ये सभी साकार होते हुए दिखेंगे, तो तब आपको पता चलेगा कि हाँ, हमने बजट में पढ़ा था और यहाँ से ये चीजें आई है। तो अगर अभी आपने पढ़ लिया तो आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में याद रहेगा। सांबर झील, खीचन कंजर्वेशन रिजर्व, शेरगढ़ अभ्यारण्य और मनसा माता संरक्षण रिजर्व तथा बस्सी अभ्यारण्य, इन पांचों को इको टूरिज्म साइट के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि जो हमारा बारां के अंदर जो रामगढ़ क्रिएटर साइट है उसको डेवलप करने की बात भी कही गई है। इसी तरह से आपकी जो झामर कोटड़ा है उसको भी डेवलप करने की बात कही गई है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें तो सरिस्का में जो पांडुपोल है और रणथंभौर में जो गणेश जी के मंदिर है, वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा, ताकि चूंकि वो पूरा का पूरा क्षेत्र कहाँ पर, अब देखो रणथंभौर की बात हम करें तो वो पूरे अभ्यारण्य के क्षेत्र में है, तो वहां पर पॉल्यूशन ना फैले इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाए जाएंगे। पांडुपोल भी सरिस्का के अंदर है, सरिस्का खुद अपने आप में अभ्यारण्य है, तो वहां पर भी सेम टू सेम चीज देखने को हमें मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वन एवं पर्यावरण की, ठीक है। अब वन एवं पर्यावरण की बात करें तो वन एवं पर्यावरण के अंतर्गत प्रदेश को हरित राजस्थान के रूप में उन्नति के पथ पर अग्रसर करने की दृष्टि से आगामी वर्ष से राज्य का ग्रीन बजट भी आएगा। तो देखो कृषि बजट हमने अलग किया था 2021-22 में, ठीक है। 2 बार हमारा पिछला कृषि बजट आया, इस बार भी तीसरा कृषि बजट था। अब क्या होगा कि एक ग्रीन बजट अलग से दिया जाएगा, और उसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के लिए हम क्या काम करने वाले हैं उसका अलग से बात की जाएगी, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या किया है, इसमें हमने इस बार कुछ लक्ष्य निर्धारित किए, जिसमें 2028 तक जो मतलब ये जो सरकार जब तक रहेगी तब तक 20,000 हेक्टेयर की वृद्धि हमारे वन क्षेत्र में करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान अभी चल रहा है, आप सभी जानते हैं, जैसे कि केंद्र सरकार में 5 जून को
एक पेड़ माँ के नाम से योजना चलाई जा रही है, उसी तरह यहाँ पर भी मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत 7 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। मल्टी सेक्टरल प्रोग्राम के रूप में, मतलब एक साथ बहुत सारे क्षेत्रों में काम करने वाला कार्यक्रम, उसके अंतर्गत हम मिशन हरियालो राजस्थान को शुरू करने की बात इसमें कही गई है। 4,000 करोड़ रुपए का खर्चा करके प्रत्येक जिले में मातृ वन की स्थापना की जाएगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पीशीज कार्यक्रम के माध्यम से पौधों की जो स्पीशीज या प्रजातियां हैं उनको संरक्षित करने का प्रयास इसमें किया जाएगा। इसके अलावा 2,000 वन मित्र ये नियुक्त किए जाएंगे ताकि वे वनों के संरक्षण में एक्टिवली काम कर सकें। जालाना जयपुर जो है वहां पर 40 करोड़ की लागत से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी स्थापित किया जाएगा ताकि इस क्षेत्र में लोगों को शिक्षा भी प्रदान की जा सके। इसी तरह से नवाचार करते हुए फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट मैकेनिज्म भी स्थापित किया जाएगा। कार्बन क्रेडिट एक प्रकार की पद्धति है जिसके माध्यम से कोई भी संस्थान जो कार्बन कैप्चर करके और पर्यावरण संरक्षण का काम कर रहा है वो उसे सेल भी कर सकता है। तो कार्बन क्रेडिट जो है एक व्यवस्था है। चलिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना भरतपुर के निकट जूलॉजिकल पार्क और एक्वेरियम भी स्थापित किया जाएगा। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में पक्षियों की जानकारी के लिए वॉक इन एवियरी का विकास किया जाएगा। अलवर में एक नया बायोलॉजिकल पार्क एक और स्थापित किया जाएगा। ठीक है। इसी तरह से गांधी सागर, भेसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में जो दोनों है, और इसके अलावा चंबल, ये जो 3 अभ्यारण्य हैं इनको कूनो नेशनल पार्क से जोड़ा जाएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी घटनाएं देखी गई है जब चीते अपनी कूनो की बाउंड्री को पार करके राजस्थान में विचरण करते हुए मिले। तो ऐसे में उनके लिए एक कॉरिडोर विकसित करके उन्हें राजस्थान में भी डेवलप करने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट और बाकी पर्यावरण कह चुके हैं ये क्षेत्र इनके लिए माकूल है। क्लीन कुकिंग को प्रोत्साहन देते हुए और कुकिंग फ्यूल के दबाव को कम करने के लिए सोलर कुकर जो कुकिंग सिस्टम है उन पर 50% अनुदान दिया जाएगा और उनको वितरित किया जाएगा। तो जैसे आपको पता होगा एलपीजी कंपनियों के द्वारा ऐसे सोलर कुकर भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो उनका वितरण किया जाएगा। इसी तरह वायु गुणवत्ता को देखने के लिए अलवर और भिवाड़ी में भी अर्ली वार्निंग सिस्टम, जैसा कि जयपुर में हमें देखने को मिलता है, वैसा आपने जयपुर में देखा होगा कई जगह पर PM2.5 और PM10 कणों की जो मात्रा है उसको दर्शाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, RS जंक्शन की तरफ से हमारा 5 अगस्त को पहला ऑफलाइन और ऑनलाइन फाउंडेशन बैच शुरू किया जा रहा है, जहां पर हम आपको जो अब तक हम टुकड़ों टुकड़ों में चीजें दे रहे थे उनको एक पूरे सही मैनर में, एक जिसको बोलते हैं सुनियोजित तरीके से देने वाले हैं। और इसीलिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट उन छात्रों के लिए आयोजित किया जा रहा है जो छात्र अपनी तैयारी में सक्षम नहीं है आर्थिक कारणों से। तो रेस 2024 नामक हमारा ये क्या है, एक स्कॉलरशिप टेस्ट है। मिनिमम 20% स्कॉलरशिप इसमें मिलेगी जो भी पार्टिसिपेट करेगा उनको, और उसके अलावा जो रैंक 1 आएंगे उनको 100% तक, सेकंड रैंक को 75% और थर्ड से फिफ्थ रैंक को 60% तक स्कॉलरशिप इसमें दी जाएगी। ये बैच हमारा शुरू होने वाला है 5 अगस्त से। ठीक है, शाम को हमारा बैच रहेगा 5:30 से 8 बजे तक का, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में हम ये आपको अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो आप इसका लाभ उठाने के लिए क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक मैंने लिंक दिया हुआ है रेस 2024 का, तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां से जाकर के आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 28 जुलाई को इसकी परीक्षा होने वाली है, इसकी बुक्स भी वहां पर अवेलेबल है। 10 से 12 बजे तक का 2 घंटे का पेपर, 100 नंबर का, 51 रुपए इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज हमने रखा है। तो या तो आप हमारे सेंटर पर आ सकते हैं सांगानेर में, जयपुर में, या फिर आप जो है ऑनलाइन जाकर के यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं मानव संसाधन विकास की। मानव संसाधन विकास की बात करें तो दोस्तों एक युवा नीति 2024 लाई जाएगी ताकि युवाओं का सर्वांगीण विकास किया जा सके। इसके बाद में एक राज्य स्किल पॉलिसी, ताकि स्किल डेवलपमेंट हो सके। बहुत सी पॉलिसियां इस बार के बजट में, पॉलिसियां बहुत सारी आने वाली है। पुरानी जितनी भी पॉलिसी है वो भूल करके आपको अगले इकोनॉमिक रिव्यू में तो यही पढ़ने को मिलेगी। अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ये चलेगा, तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो आपको बड़ा क्वेश्चन भी मिल जाएगा और छोटा भी मिल जाएगा। तो इसके अंतर्गत क्या करेंगे, हमारे जो युवा हैं उनको देश विदेश के जो सीईओ हैं उनसे मेंटरशिप उपलब्ध करवाएंगे ताकि वो बिजनेस के गुर सीख सकें। ठीक है, इसके अलावा आई स्टार्ट फंड के तहत 10 करोड़ रुपए की फंडिंग सुविधा मिलेगी। इक्विटी फंडिंग के द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट हेतु 100 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स बनाया जाएगा इसी आई स्टार्ट फंड में। ठीक है, और आई स्टार्ट फंड के अंतर्गत 25 करोड़ रुपए की राशि का एक कॉप्स फंड भी बनाया जाएगा। आई स्टार्ट योजना पर आपके मेंस में प्रश्न भी पूछा जा चुका है।
इसके अलावा युवाओं को जो तकनीक नए क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत रोजगार देने के लिए 1,000 करोड़ की लागत से जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर, देखो भरतपुर का नाम आपको बार बार दिखेगा, ठीक है, पता चल रहा है ना कि जोधपुर का नाम बहुत कम है। आपकी बार भरतपुर, जयपुर, बीकानेर ये क्षेत्र नए दिखते हैं। तो यहाँ से अटल इनोवेशन स्टूडियोज और एक्सेलरेटर्स की स्थापना की जाएगी। इसके अंतर्गत एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर मिशन भी शुरू किया जाएगा और एक नई पॉलिसी एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी, जिसमें हम एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक एक्सटेंडेड रियलिटी पॉलिसी लाएंगे। तो रियल एक्सटेंडेड रियलिटी जैसी जो नई टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, गेमिंग जो है, एनिमेशन जो है, इनमें काम करेंगे और हमारे युवाओं को इसके अंतर्गत मौका मिलेगा। इसी तरह से जो स्टार्टअप के फाउंडर युवा हैं उनको उनकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए और उनको अच्छे मेन पावर उपलब्ध कराने के लिए आई स्टार्ट के अंतर्गत ही लर्न, अर्न एंड प्रोग्रेस मतलब लीप नामक एक प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। हमारे बच्चे कम उम्र में ही एंटरप्रेन्योरशिप को सीखें, उद्यमशीलता उनमें बढ़े और वो नए बिजनेस लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अब बिजनेस रोजगार मांगने वाला ना बने, रोजगार देने वाला बने, इसके लिए स्कूलों में और हमारे जो कॉलेज है उनमें बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। इसी तरह से भरतपुर, बीकानेर और अजमेर में जो इंजीनियरिंग कॉलेज अभी हैं, देखो फिर भरतपुर का नाम दिख रहा है ना, उनका उन्नयन करके राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की भी स्थापना की जाएगी। अगला आता है मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन विकास के अंतर्गत जितने भी हमारी यूनिवर्सिटीज में जो कुलपति हैं उनको अब कुलगुरु कहा जाएगा। अब ये अपनी पॉलिसी को लागू करने वाली बातें हैं, खैर सभी करते हैं, तो वही चीज यहाँ पर भी है। मेधावी विद्यार्थियों को 8वीं, 10वीं, 12वीं में जो भी राज्य और जिला स्तरीय मेरिट में आएंगे, ठीक है, उनको 33,000 विद्यार्थियों को इंटरनेट के साथ में टैबलेट निःशुल्क दिया जाएगा। इसके अलावा ज्योतिष और वास्तु विद्या के वैज्ञानिक पक्षों के अध्ययन के लिए महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जो जयपुर में है उसमें एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लाया जाएगा, ताकि जो ज्योतिष है उसके वैज्ञानिक एस्पेक्ट्स को समझ सके, एस्पेक्ट को, और उसके अनुरूप जो है उसकी जानकारी नई पीढ़ी को दे पाए, उसका भी काम यहाँ पर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेवासा सीकर में संचालित आदर्श वेद आवासीय विद्यालय की तर्ज पर संभाग में भी स्थापना होगी, ठीक है। खेलों के लिए क्या होने वाला है, तो खेलों की बात करें तो नई खेल नीति आएगी। अभी तक तो पुरानी लागू नहीं हुई, 2013 की भी लागू नहीं हुई है, लेकिन अब बोल रही है सरकार कि इस बार वो नई खेल नीति लाएगी, जिसमें राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन की स्थापना की जाएगी और बजट को दोगुना किया जाएगा। हमारे कोच और जो स्पोर्ट स्पेशलिस्ट है उनको ट्रेनिंग करने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी और हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक स्पोर्ट को डेवलप किया जाए, इसके लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम लाई जाएगी। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए मिशन ओलंपिक के द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के अनुरूप सुविधाएं दी जाएगी। तो जैसे टॉप्स योजना हमारे केंद्र में चल रही है, वैसे मिशन ओलंपिक हमारे यहाँ भी चलेगा। एक स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, तो इंश्योरेंस दिया जाएगा हमारे खिलाड़ियों को, न केवल दुर्घटना का बल्कि जीवन बीमा भी। तो 25 लाख रुपए तक का इसमें फायदा मिलेगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम में स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर और रिहैब सेंटर बनाया जाएगा, ताकि खिलाड़ियों की फिटनेस को बरकरार रखा जा सके और उनके प्रदर्शन को उत्कृष्ट किया जा सके। पैरा खिलाड़ियों के लिए भी कुछ प्रावधान होंगे और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के लिए डिजिटल रिपोजिटरी होगी जहां पर उन्हें जमा किया जा सकेगा। चलिए नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तरह राजस्थान में भी खेलो राजस्थान यूथ गेम्स आएंगे, ठीक है, ग्रामीण ओलंपिक की जगह पर। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की भांति राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड, तो पूरा का पूरा केंद्र सरकार को फॉलोअप करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य की बात करें तो इस क्षेत्र में बजट का पूरा 8.26% है। अब एक नया नाम याद कर लीजिए, माँ। माँ मतलब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य। इस योजना के अंतर्गत तीन चीजें हैं। पहला, इस योजना को लागू करके कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में भी आईपीडी के साथ डे केयर की सुविधाएं दी जाएगी। दूसरा, गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच के लिए वाउचर्स, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना, वाउचर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। और तीसरा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम किया जाएगा। एक डेटाबेस रिसर्च को बढ़ाने के लिए भी राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन, तो जैसे केंद्रीय जो सेंट्रल डिजिटल हेल्थ मिशन है उसी की तर्ज पर ये डेवलप किया जाएगा। और एक रोड सेफ्टी टास्क फोर्स गठित होगी जो कि सड़कों पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए भी काम करेगी। ये प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर होने वाला है। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में आपके जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो फंड है उनकी राशि को बढ़ा करके 1,500 करोड़ रुपए किया जाएगा 1,000 करोड़ से।
200 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ में बाबा साहेब अंबेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना लाई जाएगी, और इसके माध्यम से गांवों में रोड, पेयजल, सॉलिड वेस्ट जैसी चीजों को डेवलप किया जाएगा। 75 करोड़ रुपए के साथ गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जल, जंगल और जमीन, जो आदिवासी क्षेत्र हमारे हैं जहां पर आदिवासी रहते हैं, वहां पर इनसे उनके जुड़ाव को देखते हुए सामुदायिक पट्टे देकर के कम्युनिटी सेंटर, आंगनबाड़ी, एग्रो फॉरेस्ट्री, चारा का विकास और अन्य कार्य किए जाएंगे। एक मुख्यमंत्री स्वनिधि परियोजना लाई जाएगी, ठीक है। तो जो केंद्र में हमारे स्वनिधि परियोजना चल रही है, ठीक है, प्रधानमंत्री की, उसी तरह की एक योजना यहाँ ला करके स्ट्रीट वेंडर्स को संबल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग है उनको 25,000 रुपए और अतिरिक्त दिए जाएंगे। शहरी आवास योजना में अब 25,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे जो आर्थिक कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, लोग हैं। मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना, जो भी हमारे घुमंतु लोग हैं, ठीक है, उनके लिए, जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, उनके परिवारों को परमानेंट घर देने की बात इसमें कही गई है। और जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर के आए हैं उनको भी 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। सब इंपॉर्टेंट बिंदु। अब देखो, इनमें कोई समझाने वाली चीजें नहीं है, खाली मैं आपको बता सकता हूँ। अब मैं इनमें क्या ही समझाऊं, कोई ऐसा कंसेप्ट तो इनमें है नहीं कि जिस पर हम बात करें। फिर देखिए, ई कॉमर्स और ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी जो गिग इकोनॉमी के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, उनके लिए क्या किया जाएगा, एक सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन, मतलब एक चार्ज लगाया जाएगा ऐसे सभी ट्रांजेक्शन पर, और उससे एक फंड बना करके 250 करोड़ रुपए की निधि का गठन किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी अब 3 दिन दूध सप्ताह में दिया जाएगा। महिलाओं की बात करें तो जो लखपति दीदी योजना की पिछले वोट ऑन अकाउंट में बात की गई थी, उसके अंतर्गत अब लक्ष्य को बढ़ा करके 5 लाख से 15 लाख करने की बात कही गई थी। अब 5 लाख नहीं बल्कि 15 लाख महिलाओं को लखपति बनाएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनको राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के माध्यम से 300 करोड़ रुपए का ऋण रियायती दर 2.5% वार्षिक ब्याज पर दिया जाएगा, ताकि वे अपने खुद के व्यवसाय शुरू करके और आत्मनिर्भर बन सके। जिला स्तर पर जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको पोस्टल और पेइंग गेस्ट की सुविधा मिलेगी, ताकि उन्हें इधर उधर भटकना ना पड़े। फिर आते हैं विशेष योग्यजन। इनमें दिव्यांगजनों को जो 10,000 रुपए मिलते थे उसकी जगह 20,000 रुपए तक के ऋण, कृत्रिम अंग या उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इंटेलेक्चुअली जो दिव्यांग हैं उन विद्यार्थियों को विशेष लर्निंग किट, दृष्टिबाधितों को स्मार्ट ग्लास और श्रवण बाधितों को डिजिटल हियरिंग एड दिए जाएंगे, और 2,000 दिव्यांगों को स्कूटी भी इसमें दी जाएगी। बहुत से ऐसे दिव्यांग हैं जो रेयर डिजीज से ग्रसित है, तो उनको 50 करोड़ रुपए की राशि के साथ में एक फंड बनाया जाएगा। और जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित व्यक्ति हैं उनको इलेक्ट्रिक पावर व्हील चेयर दी जाएगी, ठीक है। उसके लिए 1,000 रुपए और 1 लाख रुपए, और रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा उनके सहयोगी के साथ में उनको ये फैसिलिटीज दी जाएगी। दिव्यांगजनों के लिए हमारे जामदोली में जो सेंटर है वहां पर स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित किया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि 50,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपए की जाएगी, और द्वितीय विश्व शहीदों की पेंशन राशि को 10,000 से बढ़ाकर के 15,000 रुपए किया जाएगा। कई बार चीजों को सुनना भी बहुत बेहतर रहता है, मतलब सुन सुन करके जब हम मतलब आप जब रेस्ट कर रहे हो या किसी भी समय, तो आप ऐसे ऑडियोज को सुन सकते हैं। तो ऐसे में भी मैं इसीलिए इतना फास्ट बात कर रहा हूँ ताकि आपका समय व्यतीत ना हो। बात आती है सुशासन। सुशासन मतलब अच्छा शासन, मतलब जहां पर सेवाओं की त्वरित और समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित हम कर सकें, ठीक है। किनको? योग्य जनों को, जिनको भी आवश्यकता है। तो भरतपुर में एक इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स कम सर्विस सेंटर के रूप में कर्मशिला भवन बनाया जाएगा, ताकि क्या किया जा सके, सर्विसेज भी मिले और उसके साथ साथ सारे के सारे ऑफिस वहां पर एक जगह पर आ जाए। पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण करेंगे, और इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उनमें वन स्टेट वन इलेक्शन को लागू करने का प्रयास किया जाएगा। स्मार्ट सिस्टम एक बनाया जाएगा जिसके माध्यम से ऑटोमेटेड सर्विस डिलीवरी, मतलब एक ही दिन में 24 घंटे में हम सर्विस दे सकें। तो 25 लगभग सेवाएं होंगी जिनको 24 घंटे में देने की बात इसमें की गई है। तो सिंगल विंडो सेम डे सर्विस डिलीवरी, इसकी बात स्मार्ट सिस्टम के अंतर्गत की जा रही है। अब इसमें क्या क्या करेंगे? पहले तो एक प्रोफाइल तैयार किया जाएगा सबका, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे फैमिली हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, डिजिटल। उसके लिए एक डेटा लेक, लेक मतलब है झील, तो एक डेटा लेक बनाई जाएगी जहां पर सबका डेटा संग्रहित होगा, उसको सिक्योर रखा जाएगा, और देश का पहला डेटा एक्सचेंज भी हमारे यहाँ पर बनेगा।
राज DX, ठीक है। और इसमें सभी डेटा अवेलेबल होगा। जो हमारा डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर है जोधपुर में, उसका भी उन्नयन करने की बात इसमें कही गई है। फिर आता है सिविल एमिनिटीज और बेहतर सर्विस डिलीवरी की। तो इसकी अगर हम बात करें तो सिविल एमिनिटीज और बेहतर सर्विस डिलीवरी के लिए जयपुर पुलिस आयुक्तालय में पृथक सिक्योरिटी पुलिस फोर्स बनेगी, ठीक है। राजस्थान सशस्त्र बल के अंतर्गत पद्मिनी, कालीबाई और अमृता देवी महिला बटालियन बनेगी। और बच्चियों के लिए छेड़छाड़ रोकने के लिए 500 जो है कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स बनेगी, ठीक है। क्या बनेगी? कालिका, ये पालिका नहीं कालिका है, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स ये भी बनाई जाएगी। और बड़े शहरों में ट्रैफिक वॉलंटियर्स होंगे जो ट्रैफिक को संभालने में जो है मदद करने वाले हैं। आगे फिर से रेस 2024 के बारे में मैंने डिटेल दे रखी है। अब पढ़ते हैं कार्मिक कल्याण के बारे में। कार्मिक कल्याण की बात करें तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो विशेष योग्यजन है उनको 1200 रुपए का प्रतिमाह भत्ता मिलेगा, वाहन भत्ता। जो पेंशनर्स हैं उनको आउटडोर के लिए 30,000 से बढ़ा करके 50,000 रुपए की फैसिलिटी, और जो ग्रेचुटी मिलती है उसको बढ़ा करके 25 लाख रुपए करने की बात कही गई है। पत्रकारों के लिए भी यहाँ पर कुछ प्रावधान है, जिनमें स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण की आयु सीमा और अनुभव में छूट देते हुए न्यूनतम पात्रता 45 वर्ष और अनुभव 15 वर्ष कर दिया। मतलब स्वतंत्र पत्रकारों के रूप में जो इनका रजिस्ट्रेशन होता है या इनको मान्यता मिलती है, उसमें अब आयु को कम कर दिया है 45 वर्ष और अनुभव को भी 15 वर्ष किया गया है। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए एक अवार्ड बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार दिया जाएगा। इन पत्रकारों को जो भी अधिस्वीकृत है इस तरह के, उनको पृथक निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना, राजस्थान जर्नलिज्म हेल्थ सर्विसेज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को एक काम में लगाया जाएगा ताकि वे इंसेंटिव बेस्ड योजनाओं का प्रमोशन कर सकें, ठीक है। तो कौशल आधारित एक नीति भी इसमें लाई जाएगी। चलो अब हमारा एक अलग बजट है जिसको हम कृषि बजट भी बोलते हैं। कृषि बजट की बात करें तो कृषि बजट में सबसे पहले बात है सिंचाई की। तो राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन की शुरुआत इसमें की जाएगी और इसके माध्यम से समस्त जिलों में सिंचाई के साथ जल संचय की प्रणाली डेवलप की जाएगी ताकि सिंचाई के लिए हमेशा पानी उपलब्ध रह सके। बरसाती जल के संरक्षण के लिए रन ऑफ वाटर ग्रिड बनाया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तर्ज पर राजस्थान कृषि विकास योजना राज KVY भी लागू की जाएगी। पता नहीं कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है हमारे विश्व बैंक के सहयोग से वर्तमान में चलाई जा रही है। सॉरी, वो कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना है। चलो, जैविक एवं परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए, जैविक और परंपरागत खेती मतलब हो गया कि जैविक खेती का मतलब है आप जो है खेती के अंतर्गत जो भी इनपुट दे रहे हैं वो सारे के सारे जैविक हो, किसी तरह के रसायनों का प्रयोग उसके अंतर्गत नहीं किया जाना। मतलब खाद बीज भी अगर आप दे रहे हो तो वो भी जैविक तरीके से पद्धति से हो, ठीक है। राइजोबियम या फिर जितने भी हमारे जो एग्रीकल्चर के जितने भी सीरम्स होते हैं उन सब चीजों का उपयोग करें आप, ठीक है। किसी तरह के फर्टिलाइजर्स का, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, उनका प्रयोग ना हो। मल्चिंग का प्रयोग करते हुए, नमी बनाए रखते हुए, केंचुओं का प्रयोग करते हुए, इन सारी तकनीकों का प्रयोग जब करते हैं तो जैविक खेती है। इसको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या करेंगे? प्रशिक्षण हेतु ऑर्गेनिक एंड कन्वेंशन बोर्ड का गठन किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर 50-50 कृषकों को गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, ठीक है, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत 10,000 रुपए दिए जाएंगे। नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत 2,500 रुपए की प्रति हेक्टेयर सब्सिडी छिड़काव के लिए दी जाएगी। सॉइल टेस्टिंग, फसल के संबंध में जानकारी और रोगों के उपचार के लिए सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु एग्री क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे जहां पर आप जाकर के और इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। किसानों की क्षमता वृद्धि के लिए नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम में इजराइल सहित अन्य देशों में प्रशिक्षण। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की संख्या में वृद्धि, 9 की बजाय अब 18 सेंटर कर देंगे, ठीक है। और स्वतः फसल गिरदावरी, फसल गिरदावरी का मतलब किसी खेत में आपने क्या बोया है इसकी जानकारी पटवारी देता है, लेकिन अब ये ऑटो गिरदावरी वाली व्यवस्था की जाएगी ताकि आपको भटकना ना पड़े। और आंगनबाड़ी में 3 दिन दूध की उपलब्धता, ये सारी व्यवस्था इसमें की गई है। पशुपालन और डेयरी की बात करें तो एक योजना मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना लाई जाएगी जिसके अंतर्गत 5-5 लाख दुधारू गाय भैंस, 5-5 लाख भेड़ बकरी और 1 लाख ऊंट वंश का बीमा किया जाएगा। तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यह होगा। ऊंटों के संरक्षण के लिए जो ऊष्ट संरक्षण और विकास मिशन है उसके अंतर्गत 10,000 रुपए की बजाय अब नए टोडी जो पैदा होते हैं उन पर 20,000 रुपए की व्यवस्था की गई है। पहले 5,000 देते थे 2016 में जब शुरू हुई तब,
फिर उसके बाद 10,000 किया और अब 20,000 कर दिया। अंत में जो हमारे जितने भी कर प्रस्ताव हैं उनको देख लेते हैं। तो इसमें बहुत सी चीजें थी लेकिन मैंने सबको हटा दिया, केवल इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। एक नई रिप्स लाई जाएगी, रिप्स 2024, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत एक इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन फंड आएगा, नई खनिज नीति लाई जाएगी और नई एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी भी लाई जाएगी, जिसमें श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी बनाई जाएगी, जो हमारे श्री अन्न अर्थात बाजरा और बाकी जो मिलेट्स हैं उनको आगे बढ़ाने में या उनके प्रमोशन में, निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। तो ये है दोस्तों जो कुछ आपको पढ़ना है इस पूरे बजट में से, ठीक है। तो बजट का पूरा समरी या सार आप इसको कह सकते हैं। इसी तरह से इकोनॉमिक रिव्यू का भी मैं जल्दी ही नोट्स तैयार करूंगा और वो सारे भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट में भाग लेकर के हमारे आने वाले प्रोग्राम्स में लाभ उठाएं छूट का। चलिए, धन्यवाद।